नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी शाह चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7th चैप्टर नंबर 10 रेगिस्तान में जीवन। चैप्टर एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, वैज्ञानिकों को तो सहारा मरुस्थल में मछलियों के कंकाल मिले हैं। किसके कंकाल मिले हैं? मछलियों के कंकाल मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो सहारा मरुस्थल में जो मछलियों के कंकाल मिले हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि अतीत के टाइम में, यानी कि आज से पहले वहाँ पे कई जलाशय रहे होंगे, यानी कि पानी के जो स्रोत हैं वो वहाँ पे रहे होंगे। लाइक नदियाँ, तालाब, झील, कुएं, ये आदि सब चीज़ें वहाँ पे रेगिस्तान में उस टाइम में रही होंगी। क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो जहाँ पे पानी होता है वहीं पे पाई जाती हैं। तो वहाँ पे जो रेगिस्तान के अंदर जलाशय हैं, जो नदियाँ, तालाब, झील या फिर जो कुएं हैं, इनमें उस टाइम में ज़रूर मछलियाँ पाई जाती होंगी। तो इसीलिए वैज्ञानिकों को वहाँ से जो है मछलियों के कंकाल जो है मिले हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्या पार्ट, विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? क्या पूछा गया है? विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान जो हैं वो पाए जाते हैं? तो विश्व के अंदर दो प्रकार के जो रेगिस्तान पाए जाते हैं उसमें है हमारा, एक तो गर्म रेगिस्तान और दूसरा ठंडा रेगिस्तान। ये दो प्रकार के रेगिस्तान जो हैं ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। अगर गर्म रेगिस्तान के बारे में बात करें तो मान लो जैसे हमारा सहारा रेगिस्तान है तो वो एक गर्म रेगिस्तान। उसके बाद में अगर हम ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो लद्दाख का जो रेगिस्तान हमारा वो ठंडा रेगिस्तान है। और जो सहारा रेगिस्तान है वो हमारा कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में। कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में। और जो सहारा रेगिस्तान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और सहारा रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8.54 वर्ग किलोमीटर क्या है उसका क्षेत्रफल है, जो हमारे इंडिया से भी ज़्यादा है। क्योंकि हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ और सिर्फ 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। जो हम चैप्टर एनालिसिस किया था उस पार्ट में हम कर चुके हैं। वो 11 देश कौन कौन से होंगे? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा। इन 11 देशों से जो है हमारा गर्म रेगिस्तान सहारा वो घिरा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखो सहारा रेगिस्तान ही आ गया। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? क्या पूछा गया है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। कहाँ पे है? ये हमारा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और सहारा रेगिस्तान जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लद्दाख
रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां क्या है, क्या पूछा गया है। जो लद्दाख है वहाँ पे जलवायु की परिस्थितियां जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा पहली स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। कहाँ की जलवायु, लद्दाख की जलवायु। लद्दाख की जो जलवायु है वो कैसी है, शुष्क एवं शीतल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये हमारा जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये लद्दाख, हमारा जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है। और इसको ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है। अगर इसके हम उत्तर की बात करें लद्दाख की, तो उसमें क्या है, ये काराकोरम की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनसे तो उत्तर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में जो जास्कर पर्वत है वो इसके स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट होगी, लद्दाख क्षेत्र 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा है। जो ऊंचाई जो है लद्दाख क्षेत्र की वो कितनी होगी हमारी, 3000 मीटर से 8000 मीटर तक की होगी। इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। यहाँ पे क्या है, जो लद्दाख का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वायु की परत है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है ऊंचाई के कारण। इसके कारण क्या होता है, जो सूर्य की हमें जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे महसूस होती है। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री से कुछ ही सेल्सियस अधिक होता है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है लद्दाख का, वो जब गर्मी की ऋतु होती है उस टाइम भी यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा ही ऊंचा होता है। और रात के टाइम में ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये हालात तो वहाँ पे लद्दाख में गर्मी के हैं कि वहाँ पे दिन में जो टेम्परेचर रहता है गर्मी के टाइम में वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर होता है, और रात में ग्रीष्म ऋतु में भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब बात आती है शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, यह जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और उस टाइम में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है लद्दाख का वो कितना होता है हमारा, 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे -30 डिग्री होता है रात में। और लेकिन जब ग्रीष्म यहाँ पे शीत ऋतु आती है लद्दाख में, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ लद्दाख के अंदर जो है बारिश वो बहुत कम ही होती है। अगर हम बात करें कि कितनी बारिश होती है यहाँ पे हर साल में, तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही बारिश यहाँ पे एक साल के अंदर होती है। उसके बाद में हमारी लद्दाख से रिलेटेड जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वो इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। क्या होगी हमारी लास्ट, ये जो क्षेत्र है लद्दाख का, यहाँ पे हमेशा बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है तो भी ठंड होती है, और अगर सर्द ऋतु होती है तो भी ठंड होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, अदरवाइज रात को तो ग्रीष्म ऋतु हो या फिर सर्द ऋतु, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा माइनस में ही रहता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक क्या है। क्या पूछा गया है, लद्दाख जो है वहाँ पे जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने वाली जो जगह हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहले आप वहाँ पे क्या है, यहाँ पर बौद्ध मठ हैं और गोप्पा हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो ईसाई हैं
और जो लोग मुस्लिम हैं वो समुदाय यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। यहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जो हमारे बौद्ध जो लोग हैं और मुस्लिम जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और बौद्धों के यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं वो क्या हैं? बौद्धों के जो मठ और गोपा जो हैं वो यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। गोपा क्या होते हैं? एक प्रकार का बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनके रहने के लिए जो भवन होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक, या फिर भवनों की जो मात्रा होती है जिनके ऊपर मठ सा बना होता है, जो बौद्ध मठ है उस टाइप का उन भवनों के ऊपर मठ बना होता है, उनको क्या कहते हैं? गोपा कहते हैं। जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी पूजा आराधना करते हैं और वहाँ पे अपना आराम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियाँ हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है आपको? कि यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियाँ हैं। उसके बाद में थर्ड जो होगी वो स्टेटमेंट हमारी होगी, कई बौद्धिस्ट यहाँ के उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। बहुत सारे जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध समाज से जो बिलोंग करते हैं, धर्म से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग कोई भी फेस्टिवल अगर यहाँ पे होता है तो उन सबको देखने के लिए भी यहाँ पे चल के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने पुराने बौद्ध मठ या फिर गोपा हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सहारा रेगिस्तान से रिलेटेड होगा। तो सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के अंदर लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो भारी वस्त्र पहनते हैं वहाँ के लोग। कौन से वस्त्र पहनते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो है गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि वो एक शुष्क प्रदेश है और वहाँ पे शुष्क प्रदेश है तो उसकी वजह से मिट्टी भी जब हवाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ के लोग धूल भरी आंधियों और गर्म हवाओं से बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा लद्दाख के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया लद्दाख के बारे में? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। क्या पूछा गया है? लद्दाख के अंदर उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। तो चैप्टर ऑन एनालिसिस में हम कर चुके थे ऑलरेडी कि वहाँ पे उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से हैं, जीव जंतु हैं वो कौन से हैं, रहना सहना खाना पीना क्या है वहाँ के लोगों का। लेकिन यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। तो यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो लद्दाख की घाटी में जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं वो सरपत हो गया हमारा, जिसको हम विल्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्लो भी कहते हैं। और जो पॉपुलर जो है, पॉपुलर के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब हो गया आपका, खुबानी हो गया आपका और अखरोट हो गया। ये सब प्रकार के पेड़ पौधे भी यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कौन से इम्पोर्टेंट जो होंगे आपके पेड़ पौधे वहाँ पे कौन से होंगे? तो सरपत आपका विल्लो और पॉपुलर के वृक्ष हो गए। और ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए तो आपका सेब, खुबानी और अखरोट, ये सभी पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इनमें से हमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3-3, इनमें से आपको देखना है कि जो आपका आंसर है वो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले फिर हमारे सामने क्वेश्चन किसका आ जाता है? सहारा रेगिस्तान का आ जाता है। तो सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? क्या पूछा गया है? जो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका के किस भाग के अंदर पड़ता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी। लेकिन जो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में पड़ता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो 2 नंबर होगा वो ठीक हो जाता है। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर सहारा रेगिस्तान से रिलेटेड है। तो क्या पूछा गया है हमसे? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? अब क्या पूछ लिया गया हमसे? जो सहारा है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यहाँ पे फिर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठंडा, गर्म एवं मृदु। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि सहारा रेगिस्तान जो है वो शुष्क है और शुष्क होने के कारण वो क्या होगा? गर्म ही होगा।
तो ऑप्शन जो 2 नंबर है हमारा वो सही हो जाएगा, गर्म। जो सहारा रेगिस्तान है वो एक गर्म रेगिस्तान है। और उसके बाद में अब देखेंगे जो हमारा लद्दाख है वो हमारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो लद्दाख हमारा एक ठंडा रेगिस्तान है। साथ क्योंकि 2 ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं मोस्टली, गर्म और ठंडे। अगर गर्म की बात की जाए तो आपका सहारा रेगिस्तान होगा जो गर्म है, और ठंडे की बात की जाए तो लद्दाख होगा क्योंकि वो एक ठंडा रेगिस्तान है। और जो सहारा रेगिस्तान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फिर लद्दाख के बारे में पूछा गया है। लद्दाख के बारे में, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। क्या पूछा गया है, जो लद्दाख रेगिस्तान है उसके अधिकांश जो निवासी हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 दिए गए हैं, ईसाई और मुस्लिम, या फिर बौद्ध एवं मुस्लिम, या फिर ईसाई एवं बौद्ध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो 2 नंबर है वो आपका ठीक होगा, क्योंकि लद्दाख के अंदर बौद्ध एवं मुस्लिम जो है वो मोस्टली वहाँ पर पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा निवास करते हैं लद्दाख के अंदर वो कौन है, बौद्ध और मुस्लिम। क्योंकि बौद्ध के वहाँ पे आपको बहुत सारे बौद्ध मठ और ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं लद्दाख के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रेगिस्तान के बारे में। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेगिस्तान की विशेषताएं बताएं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो रेगिस्तान है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे रेगिस्तान की जो विशेषता होगी वो क्या होगी, विरल वनस्पति। रेगिस्तान के विरल वनस्पति का मतलब बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये वहाँ पे वनस्पतियां जो हैं वो बहुत कम पाने का रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे या फिर घास ये सब नहीं उग पाते हैं। वहाँ पे शुष्क प्रदेश में सिर्फ आपको देखने को मिलती हैं तो कंटीली झाड़ियाँ इस प्रकार के आपको जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए रेगिस्तान की तीनों में से विशेषता होगी विरल वनस्पति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा लद्दाख के बारे में। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसके बारे में पूछा गया है, तो लद्दाख के बारे में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है, हेमिस प्रसिद्ध है। तो हेमिस क्या है, तो ये एक बौद्ध मठ है लद्दाख का, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बौद्ध मठ है एक। तो लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। तो इन तीनों में मंदिर, चर्च और बौद्ध मठ दिया गया है। तो जो हेमिस है वो क्या है, एक बौद्ध मठ है। और यहाँ लद्दाख के अंदर जो हेमिस नाम का जो बौद्ध मठ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है मिस्र के बारे में। तो क्या पूछा गया आपसे, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है, जो मिस्र है वो किस प्रकार की फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो आपकी क्या उगाई जाती है, कपास। क्योंकि मिस्र के अंदर सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे मिस्र कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है मिस्र के अंदर तो वो कपास की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फिर से रेगिस्तान के बारे में। क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, रीजन बताइए। जो हम क्वेश्चन देखेंगे अभी उसमें हमें क्या करना है, रीजन बताना है कि अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्यों क्या पूछा गया है, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। अत्यल्प का मतलब क्या होगा, बहुत कम वनस्पतियां होती हैं। अत्यल्प का होगा कम। तो अत्यल्प, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीजन। तो यहाँ पे रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति के जो रीजन हैं वो कौन से हैं, कि जिसकी वजह से रेगिस्तान के अंदर जो वनस्पतियां हैं वो बहुत कम होती हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपको पता है कि रेगिस्तान जो है वो एक शुष्क प्रदेश है। और शुष्क प्रदेश क्यों होगा, क्योंकि जब वर्षा नहीं होती या फिर वहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं होता
तो इसीलिए वो क्षेत्र वहाँ पे शुष्क बन जाता है। तो रेगिस्तान में वर्षा काफ़ी कम होती है। जो सबसे बड़ा जो रीजन है रेगिस्तान के शुष्क रहने का या फिर वहाँ पे वनस्पतियाँ कम होने का, वो है कि वहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वनस्पतियाँ नहीं उग पाती। क्योंकि पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी और सूर्य के प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे सूर्य का प्रकाश उनको मिल जाता है, लेकिन पानी ना मिलने की वजह से वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेगिस्तान में रेत अधिक होती है। जो रेगिस्तान है वहाँ पे क्या होता है, जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और मिट्टी का अंश काफ़ी कम होता है। मिट्टी यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी की बात की गई है। रेत आपकी जो बालू मिट्टी आती है, आपने देखा होगा जब हवाएं चलती हैं तेज, उनके साथ जो मिट्टी उड़ती है उसको हम रेत कहते हैं। लेकिन मिट्टी का अंश से मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, आपने देखा होगा पत्थर जैसी जो मिट्टी होती है जो थोड़ी टाइट होती है, वो यहाँ पे बहुत कम होती है, जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती हैं। क्योंकि जब वहाँ पे सिर्फ बालू रेत होगी और आपकी उपजाऊ मिट्टी होगी ही नहीं, तो वहाँ पे पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते। उसके बाद में लास्ट होगा, रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नगन होती हैं। जो रेगिस्तान है वहाँ पे क्या बात की गई है कि वहाँ पर पठार जो होते हैं कंकरीले, उनकी वजह से भी वहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि पत्थरों में तो पेड़ पौधे उग नहीं सकते। उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा सहारा रेगिस्तान के बारे में। सहारा रेगिस्तान के बारे में फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछा गया है, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या कहा गया है, सहारा रेगिस्तान के जो लोग हैं वो भारी वस्त्र पहनते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, उसका रीजन बताना है कि सहारा रेगिस्तान के जो लोग हैं वो क्यों भारी वस्त्र पहनते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट क्या दी गई है, जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल भरी आंधियाँ क्यों चलती हैं, क्योंकि बारिश कम होने के कारण वहाँ की मिट्टी सूखी हुई होती है और जब तेज़ हवाएं चलती है तो उनके साथ वहाँ की मिट्टी जो है वो उड़ना शुरू कर देती है। और इससे बचने के लिए वो क्या कर, लोग बुर्का पहनते हैं, टोपी कुर्ता और पजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। टोपी कुर्ता और पजामा जो वस्त्र है वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि गर्मी से भी बच जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि पजामा और कुर्ता में उनको गर्मी बहुत कम लगती है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, यहाँ दिन में तेज हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं। दिन के टाइम में क्या होता है सहारा रेगिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल शुष्क होता है और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे वहाँ की मिट्टी गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है, तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है, जब ग्रीष्म ऋतु में हमारे तेज हवाएं चलती हैं। उसके बाद में वहाँ पे क्या है, सेकंड, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे रातें जो हैं वो अत्यधिक ठंडी होती हैं, जबकि गर्मी में दिन के टाइम में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। तो रातें ठंडी होने का रीज़न क्या होगा, मैं क्योंकि राजस्थान में जो है या फिर जो सहारा रेगिस्तान है, राजस्थान में कभी गए होंगे, मैं राजस्थान का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या होता है, आपने वहाँ कभी गए होंगे, रात को रुके होंगे तो महसूस किया होगा कि दिन में इतनी तेज़ गर्म हवाएं चल रही होती हैं और रात को इतनी ठंडी हवा आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बालू मिट्टी जो होती है वो जितना जल्दी गर्म होती है उतना ही ज़्यादा वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से वो गर्म होती है तो तेज़ हवाएं गर्म चलती हैं और रात को उतना ही जल्दी ठंडी हो जाती है तो हमें ठंड हवाएं मिलती हैं। और ऐसा ही सेम आपका सहारा रेगिस्तान में है कि वहाँ पे दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि रात को जो टेम्परेचर है वो गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, क्योंकि रात को वो मिट्टी जो है वो सूर्य ढलने के कारण ठंडी हो जाती है। इसके बाद में हमारा जो है मानचित्र कौशल यानी कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और मैप में हमें आपको क्या देखना है, अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास 4 देशों को चिन्हित कीजिए। क्या पूछा गया है, जो अफ्रीका है,
अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास के जो 4 देश हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं मैप में कि कहाँ पे सहारा जो रेगिस्तान है उसके आसपास के 4 देश हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं। सॉरी, तो देखिए मैप यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सहारा जो रेगिस्तान है उसके किससे डिनोट किया गया है। सहारा रेगिस्तान को, ये रहा हमारा सहारा रेगिस्तान, यहाँ पे सहारा रेगिस्तान को किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पे आप देख लें। ये जो एरिया होगा ये हमारा क्या होगा, सहारा मरुस्थल का एरिया होगा। ये सारा, ये जो एरिया है ये सारा सहारा मरुस्थल का एरिया होगा आपका। ये देख ले आप यहाँ पे, ये सारा सहारा मरुस्थल का एरिया यहाँ पे। उसके बाद में हमें सेकंड क्या दिया गया है, सहारा के आसपास के देश। सहारा के आसपास के जो देश हैं उनको डिनोट करने के लिए क्या किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है। जहाँ पे ये लाइनें होंगी इसका मतलब है कि सहारा जो मरुस्थल है उसके आसपास के एरिया कौन से होंगे, कौन से देश होंगे। तो एक तो आप देखेंगे कि ये देश रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। ये सारे देश आपके कहाँ पड़ते हैं, तो ये सारे देश आपके सहारा मरुस्थल के आसपास पड़ते हैं। कौन कौन से होंगे आपका, एक तो नाइजीरिया होगा, ये रहा आपका, ये आपका नाइजीरिया होगा यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड आपका मध्य अफ्रीका होगा जो आपका यहाँ पर है। उसके बाद में आपका होगा एथियोपिया। एथियोपिया कहाँ पे पड़ता है आपका, तो ये आपका एथियोपिया रहा। ये भी जो सहारा मरुस्थल है उसके आसपास में लगने वाला देश है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फिर से एक जो होगा वो भी हमारा मानचित्र कौशल होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको जो मैप है वो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जोजिला दर्रा को चिन्हित करें। तो क्या आपको डिनोट करना है हमारे भारत के मैप के ऊपर, तो एक तो आपको सबसे पहले हो गया आपका काराकोरम जो आपकी श्रेणी है उसको दिखाना है। दूसरा जास्कर श्रेणी है उसको दिखाना है कि हमारे मैप के अंदर कहाँ पे है। तीसरा लद्दाख को दिखाना कि लद्दाख कहाँ पड़ता है हमारे मैप में। और चौथा जो है जो जोजिला जो दर्रा है वो कहाँ पे पड़ता है हमारे मैप में। तो इन सभी को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा ऊपर की साइड पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर काराकोरम, उसके जस्ट नीचे हमारा क्या आता है, जास्कर श्रेणी आ जाती है। फिर लद्दाख का जो क्षेत्र है वो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा यहाँ पे लद्दाख आ जाता है। और लद्दाख के जस्ट नीचे क्या हमारा जोजिला जो दर्रा है। तो मैप ऊपर ऊपर क्या होगा, काराकोरम होगा, उसके जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी और फिर हमारा लद्दाख और फिर जो जोजिला दर्रा है वो आ जाता है हमारा। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।